गुड इवनिंग नंदिता। आगे वीडियो सब क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिएगा आप लोग। गुड इवनिंग ज्योति। ओके, वेरी गुड। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, है ना, ताकि और लोग भी आ जाए, क्योंकि आज क्लास बहुत टाइम से शुरू हो गई है ना, 1 भी मिनट लेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आज फिनिश करके जाऊँ। देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन कैसा लग रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है जो पढ़ा है आपने? 2 क्लास हुई है इसकी। शिल्पी गुड इवनिंग। हाँ, ठीक है, इजी है ना, सही बात है। ये यूनिट सबसे इजी है ना, बाकी की यूनिट में सबसे इजी ये यूनिट है आपकी। चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, पिलर फॉर्म की सोशल मीडिया साइट है। जो लोग अभी तक इससे ऐड नहीं हुए हैं वो लोग ऐड हो जाएंगे। सारे के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पिलर फॉर्म की टेलीग्राम आईडी है, इसकी व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टा आईडी है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको फॉलो, लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हो रही है पेपर 1 या पेपर 2 की, सारे के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं आपको। ओके, जिसमें हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, पीवाईक्यू विद आंसर एंड मॉक टेस्ट आपके होंगे। एक मिनट। अगर आप पिलर फॉर्म पे कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं। AMCS10 यूज करने पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रिवेंशन के बारे में कि किस किस टाइप्स की हमारी डिसेबिलिटीज होती है और इसका क्या क्या प्रिवेंशन होता है। तो देखिए, हम 3 तरीके से प्रिवेंशन इसका कर सकते हैं। एक हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन और हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि जब बीमारी की शुरुआत हो रही है तो उसके पहले उस चीज को रोक दिया जाए। जैसे कि आप देखेंगे कि अम, जब भी बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको BCG का टीका लगता है, उसको टिटनेस का टीका लगता है, उसको और सारी चीजों का टीका लगाया जाता है, मतलब कि वैक्सीनेशन करवाया जाता है ना। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हम लोग टीका बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या, वैक्सीनेशन, मतलब एक इंजेक्शन लगता है। इससे क्या होता है, उसको पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। जैसे बच्चा होता है उसको पोलियो की खुराक भी पिलाई जाती है, ताकि उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी ना आए। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन कर दिया गया कि बीमारी होने से पहले हम उसकी रोकथाम कर देते हैं। दूसरा हमारा हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होगा, जब बीमारी शुरू हो रही है तभी हम उसका प्रिवेंशन कर दें, मतलब उसकी रोकथाम, उसका उपचार हम कर दें। मान लीजिए बच्चे के अंदर कोई बीमारी आ रही है, आंख से दिक्कत हो रही है, यानी आगे चल के अगर उसका प्रिवेंशन न किया जाए तो वो आंख से अंधा भी हो सकता है, या फिर उसका विजन जो है लो विजन में आ सकता है। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तभी हम उसका
अच्छे से जांच परख करके उसका मेडिकेशन हम कर दें। तो ये हमारा होता है सेकेंडरी, मतलब कि बीमारी की शुरुआत में। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, बीमारी होने से पहले, और सेकेंडरी का मतलब हो गया कि बीमारी की जब शुरुआत है तभी हम उसका प्रिवेंशन कर दे रहे हैं ताकि हमारी डिसेबिलिटी न हो। टर्शियरी का मतलब ये हो गया कि जब हमारी बीमारी हो चुकी है और फिर उसके बाद हम उसका अच्छे तरीके से उसका प्रिवेंशन कर रहे हैं, उसकी हम रोकथाम कर रहे हैं। जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, पोलियो हो गया पूरी तरीके से, तो फिर पोलियो की भी तो दवा चलती है ना, कि हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर उसका भी इलाज करते हैं जब तक कि बच्चा ठीक नहीं हो जाए। तो ये क्या हो गया, टर्शियरी प्रिवेंशन, है ना। गुड इवनिंग पूजा। इसमें देखिए एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इलनेस सबसे ज्यादा होता है ना। जैसे कि देखने में, सुनने में, बोलने में, मूवमेंट करने में, दिमाग की जो बीमारी है, दिमाग में जो इलनेस हो रही है ना, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मेल फीमेल और इसका टोटल सारे का रेशियो है, तो इससे इसमें चीजें आती है। एक ही बार आई थी, अब आगे आएगी नहीं आएगी, साइड में है, क्योंकि ये तो कोई तर्क है नहीं, ठीक है, ये तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये चीज, आपको डेटा शो करा दे रही हूँ कि मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, और टोटल कितने होते हैं। मेनली इन्हीं प्रकार की डिसेबिलिटीज ज्यादा होती है ना, देखने में, सुनने में, बोलने में, हाथ पैर मूवमेंट करने में, और दिमाग से संबंधित जो हमारी सोचने समझने की क्षमता से है ना, ये सब बीमारी ज्यादा होती है। काज ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी होती है उसका कारण क्या क्या होता है, तो दो तरीके के उसके कारण होते हैं। एक हमारा होता है सोशल कारण होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, साइकोलॉजिकल कारण होता है, ठीक है। सोशल या मेडिकल का मतलब क्या हो गया, कि जैसे कि मान लीजिए जब बच्चा हुआ तो उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो गई, कैसे हुई, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, रेडिएशन के थ्रू हो गया। आजकल आप देख रहे हैं कि रेडिएशन कितना ज्यादा हो गया है ना। हर कोई मोबाइल चला रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, सिस्टम चल रहा है, और आजकल आप देखेंगे ज्यादातर घरों में है ना वाईफाई चलता रहता है। शहर में तो आप ज्यादातर घरों में पा जाओगे, गाँव में भी अब ये सर्विस धीरे धीरे पहुंच रही है वाईफाई वाली। तो इसमें रेडिएशन इतना ज्यादा हो रहा है कि 4G 5G नेटवर्क आज तक आ गया है। तो इससे क्या हो रहा है, रेडिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और इससे दिमाग पे बहुत, जो हमारे न्यूरॉन्स है, इस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। ओके, और उसको न्यूट्रिशन कम मिला, जैसे कोई माता है, ठीक है, जिसके घर में बच्चा है, उसको न्यूट्रिशन कम मिला, बच्चे को बाहर आने के बाद न्यूट्रिशन कम मिला, ठीक है, और जो माँ है उसका स्ट्रेस लेवल अगर हाई है तो भी ये प्रॉब्लम डिसेबिलिटीज हो सकती है। आप देखेंगे ना कि माँ को बोला जाता है कि आप कूल रहिए, ठीक है, कोई स्ट्रेस मत लीजिए प्रेगनेंसी में। इससे क्या होता है कि जब माँ का दिमाग हमेशा उलझा रहता है, परेशान रहता है, वही चीज बच्चा भी फील करता है। ओके, लो बर्थ वेट, ठीक है, मतलब जो बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसका वेट क्या है, बहुत कम है, तो भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। क्रोमोसोमल कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स की इसमें डिसेबिलिटी बताई गई। और साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं, कि जैसे लो न्यूट्रिशन मिला, पॉवर्टी, गरीबी है, तो इससे क्या होगा, तो भी दिमाग खराब हो जाता है ना। गरीबी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। फैमिली का साइज भी डिसाइड करता है। आप आजकल आप देखेंगे सब लोग क्या है, न्यूक्लियर फैमिली फैमिली वाले हो रहे हैं, तो इससे क्या है कि बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको आदत हो गई है एकांत में रहने की, दूसरों से घुलने मिलने की नहीं, और इससे धीरे धीरे वो एकांत में बच्चा चला जाता है। तो फैमिली साइज का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और लो मैटरनल इंटेलिजेंसी, ऐसा भी होता है कि कुछ क्रोमोजोम्स होते हैं ना हमारे, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो ये बहुत हद तक अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि माँ बाप अगर थोड़े से दिमाग दिमाग सही नहीं है तो बच्चों के अंदर भी ये चीजें जाती हैं, ठीक है। और जो एजुकेशन है, माँ बाप की अगर अच्छे पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार नहीं दे पाते और अच्छे तरीके से उनकी क्लियर नहीं कर पाते, चाहे वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो और या आफ्टर द प्रेगनेंसी हो। एब्यूजेस एंड नेग्लेक्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, हमेशा गाली गलौज मिलता है, उनको नेग्लेक्शन मिलता है, तो भी उनके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, मेंटल इलनेस होने लगती है ना। और फीटल एल्कोहल सिंड्रोम और हेड इंजरीज, कोई हेड इंजरी हो गई या फिर माता ने ज्यादातर आपको अल्कोहल का, फीटल जो है, ठीक है,
वो ज़्यादातर अल्कोहल को मिला उसको, मतलब ये धूम्रपान करना, जो बोलते हैं कि शराब मत पीजिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे-धीरे और जहाँ तक मैं देखती हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, वहाँ देख रहे हैं कि आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ इस चीज़ में ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? जो ये ड्रिंकिंग वगैरह है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, लड़कों से ज़्यादा अब आजकल लड़कियाँ इसमें आगे जा रही हैं। तो वो क्या, जब एक बार आदमी को आदत लग जाएगी, तो फिर वो प्रेगनेंसी के टाइम में भी तो वो करेंगी, तो इससे क्या है, उनके बच्चे को बहुत खतरा होता है। तो ये सब इसके कारण होते हैं। अब आप देखिए एजुकेशनल इवैल्यूएशन मेथड, कि हम ऐसे बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे करें। ओके, हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, सारे बच्चे को हमको एक साथ ले आके रखना है, सबको बराबर शिक्षा देनी है। तो उनका जो इवैल्यूएशन है उसका हमें अलग-अलग मेथड यूज़ करना है, क्योंकि अगर हमने रिटन मेथड से इवैल्यूएशन का हटा कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्लास में अगर कोई बच्चा डिसेबल चाइल्ड है, तो वो भी रिटन मेथड से अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगा। उसके लिए हो सकता है कि उसका हाथ काम नहीं करता है, उसका दिमाग उतना काम नहीं करता, वो लिख नहीं पा रहा है ना? तो अलग-अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है, तो हमारा जो इवैल्यूएशन का मेथड है हमको चेंज करना पड़ेगा। हमें बच्चे के अकॉर्डिंग अपना इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ओके? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं? चेंज वेटिंग स्केल जो है। अगर मान लीजिए हमने बताया कि 60% पे फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है ना? हमने एक वेटिंग स्केल बना लिया, लेकिन कोई बच्चा अगर दिमाग से रिटायर्ड है, कम है मतलब उसका आईक्यू, तो उसके लिए भी अगर हम इतना करेंगे, तो उसका तो उतना अच्छा आएगा नहीं। 30% आ रहा है तो उसको लग रहा है मैं तो क्लास में सबसे पीछे हूँ, ठीक है, मैं तो फेल हो गया। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अपनी रेटिंग स्केल को भी हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसको सेकंड डिवीजन भी करके निकाल सकते हैं। यूज इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ओके, एक तो हम फॉर्मली ऑब्जर्वेशन करके इवेल्युएशन कर रहे हैं, लेकिन हम इनफॉर्मल तरीके से भी ऑब्जर्वेशन करके इवेल्युएशन कर सकते हैं। कि बच्चा अगर कुछ कर रहा है, उसको कुछ कोई टास्क दिया गया है, तो थोड़ा बहुत टीचर क्या करे, उसको ऑब्जर्व करे, थोड़ा सा उसको स्पेशल फील कराए, स्पेशल तरीके से उसको दिखे, फॉर्मल वे में चीज़ों को बताए। हो सकता है किसी चीज़ को पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर क्या किया, थोड़ा सा पढ़ के बता दिया, थोड़ा बहुत उसको हिंट दे दिया है ना, जो हम लोग बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग का यूज कर लिया। तो ये सब करके थोड़ा हम उसका इवेल्युएशन थोड़ा इजी कर सकते हैं। हम एक बच्चों के अकॉर्डिंग हम इवेल्युएशन करेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, मतलब जो आपका एकेडमिक एग्जाम, अभी वाला तो बात ही अलग है ना, इसमें तो रेस लगी है, जो अच्छा रेस लगा लेगा वो जीत जाएगा, इसकी बात अलग है यूजीसी नेट की। लेकिन जो हमारा एकेडमिक चलता है उसका, ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ अच्छे बच्चे निकालने हैं, है ना? कि जिसकी आईक्यू बहुत अच्छी, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बस वही बच्चे निकले। उसमें ये होना चाहिए कि हर किसी का विकास हो, हर कोई आगे बढ़े। तो थोड़ा-सा जो बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम में हैं, ठीक है? या फिर वो उनके अंदर शारीरिक कोई परेशानी है, कुछ मेंटल तरीके से परेशानी है, फैमिली का कुछ प्रेशर, तो भी हमारा काम है, टीचर का काम यही होता है कि उनको थोड़ा-सा सपोर्ट करके उनको अच्छा फील कराएँ, उनको बताएँ कि वो कर सकते हैं, ठीक है? उनको इन्फॉर्मल तरीके से हमको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ताकि वो भी आगे निकल सके और मेन स्ट्रीम में आ सके। नहीं तो शुरुआत में अगर कोई पीछे धकेला जाता है, फिर बाद में वो, है ना, बहुत कुंठित हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने देखा है, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि अगर आप लोग भी टीचर बनेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना? अलाउ फॉर सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का भी अलाउ कर देना चाहिए कि मान लीजिए कोई हमारे यहाँ डिसेबल चाइल्ड है, तो उसको कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रोजेक्ट दिया, कोई भी काम दिया उसको करने को, तो एक बार हम उसके ये भी कर सकते हैं कि आप खुद से भी एक बार चेक कर लो, है ना? उसको 1-2 बार खुद से मौका दे देना चाहिए, ताकि वो बार-बार जाँच करके चीज़ों को देख के समझ पाए कि वो सही करता है कि नहीं कर रहा है। प्रोवाइड मल्टीपल टेस्ट फॉर्मेट, है ना? तो अलग-अलग टाइप्स का हम फॉर्मेट ले सकते हैं, उससे रिटन एग्जाम ले सकते, उससे मोरल करा लिए, उससे क्विज़ेस करा लिए, उससे हम कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क करा लिए, तो अलग-अलग फॉर्मेट करा के हम उससे उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि उसने कितना सीखा। ओके? प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हमको अगर इंक्लूसिव एजुकेशन देना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और हमें उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, एक एडमिन की बात हो रही है। अगर कोई एडमिन है जो अपना स्कूल चला रहा है, इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो उसको अगर इंक्लूसिव एजुकेशन अपने यहाँ बढ़ावा देना है, तो हमें उस अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ले आने पड़ेंगे।
अपने स्कूल में कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा क्लासरूम बनाना पड़ेगा कि जो हमारे डिसेबल चाइल्ड है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। ऐसे टीचर ले आना पड़ेगा कि वो उनको पढ़ा पाए, समझा पाए। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्लानिंग, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चेंज करते हैं। तो वो हमारी हो गई मैनेजमेंट। ओके, inclusive classroom can be defined as a general classroom in which all the students with and without learning difference learn together, जिसमें सारे बच्चे, चाहे वो जनरल बच्चे हो या फिर हमारे डिसेबल या फिर स्पेशल बच्चे हो, ठीक है, सारे लोग एक साथ बैठ के वहाँ पे एजुकेशन लेंगे विदाउट किसी भी बर्डन के। इंक्लूसिव क्लासरूम वेलकम ऑल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी हम पक्षपात इसमें नहीं करेंगे, इस हिसाब से हम प्लानिंग और मैनेजमेंट करेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम में। इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम द एटीट्यूड ऑफ द टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जो कि एटीट्यूड है कि जो उस स्कूल का मैनेजमेंट कर रहा है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, वहाँ के टीचर है, वहाँ के स्टाफ है, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, ये भी हमको प्लानिंग और मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि वो अच्छा बिहेव करे और बच्चा भी जब आए स्कूल में तो अच्छा फील कर सके और अच्छे से वो फ्री होके अपना एजुकेशन ले सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ना, चाहे तो वो सीढ़ी बनाने का काम हो, रैंप वाला हो गया, प्लेग्राउंड जो हम बना रहे हैं, ठीक है, बाकी जो लाइब्रेरीज बना रहे हैं, हम लेबोरेटरी बना रहे हैं, अदर फैकल्टी हम कुछ कुछ न कुछ दे रहे हैं, अगर जो भी हमारी फैकल्टी है उनको भी हम अच्छे तरीके से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें। तो हम जो कुछ भी काम करेंगे, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपनाएंगे, वो कैसा अपनाएंगे कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रेंडली हो। ओके, जैसे कि बिल्डिंग बनाए तो हम रैंप वॉक उसमें बना दिए, रैंप पे बच्चे चले। प्ले ग्राउंड अगर हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्लेन बनाए, ऐसा नहीं कि गड्ढा गुड्डी हो कि वहाँ के बच्चे अच्छे से चल न पाए, गिर जाए। ठीक है, जो लाइब्रेरीज बना रहे हैं वहां पर भी ऐसी व्यवस्था करें कि वहां पे उनको सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो सके, अच्छी लाइट हो सके, उनके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे कोई कॉर्नर बना दें। लेबोरेटरीज में भी हम ये सब चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिसेबल चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, गुड लाइब्रेरी होना चाहिए, सबसे पहले मैनेजमेंट की टॉप लिस्ट में नहीं होना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंफर्टेबल क्लासरूम होना चाहिए, एक रिलैक्स रूम या प्ले एरिया होनी चाहिए जहाँ पे वो जाके अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, इनकेस कोई भी दिक्कत आती है, तो वहाँ जाके वो रिलैक्स कर सके या फिर अपने मन के मुताबिक वहाँ की एक्टिविटी कर सके। को करिकुलर एक्टिविटीज का भी स्थान देना चाहिए और एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमको बनाना चाहिए जिससे अच्छे तरीके से उनकी टेक केयर हो पाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फैसिलिटीज, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत भी कुछ न कुछ फैसिलिटीज दी जाती है। उनका एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ओके, एनुअली तरीके से उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, उनकी आई की स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उनके लिए अच्छा एक काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई भी साइकोलॉजिकल नीड की जरूरत पड़ रही है तो उनको अच्छे तरीके से काउंसलिंग की जाए। आप देखें कभी कभी बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा जिद्दी होने लगते हैं, है ना, एक बच्चा मेरी जानकारी में है, तो कुछ मेंटली इलनेस है, तो वो समय समय पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़बड़ाने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो उसको क्या है, काउंसलिंग ज़रूर, प्यार से चीज़ों को समझाना पड़ता है। तो ऐसा या तो मैनेजमेंट में किसी को रखा जाए, किसी डॉक्टर को रखा जाए, या फिर टीचर को ही वो प्रोफेशनल तरीके से समझाया बताया जाए कि वो ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट देंगे। या फिर फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम एक नर्स रखा जाए, है ना, जो वहाँ पे इक्विपमेंट की जरूरत है उसको रखा जाए, एक सिक रूम की व्यवस्था की जाए कि अगर ऐसे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो वहाँ जाके रह सके और रेस्ट कर सके। तो इन सब चीजों का हमें जरूरत पड़ती है इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, है ना। अब आप देखिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे डिसेबल चाइल्ड को असिस्ट कर रही है। असिस्ट का मतलब क्या हो गया, सहायता कर रही है, उनकी लर्निंग में वो बहुत ही ज्यादा सहायक हो रही है। तो तीन तरीके की असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, एक हमारी होती है नो टेक, लो टेक एंड हाई टेक। नो टेक का मतलब है कि जिसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ, है ना, सिंपल सी चीजें, जैसे हमारी पेंसिल की ग्रिप, ग्रिप उसकी अच्छी बनाई ताकि पकड़ने में आराम हो सके, है ना। और भी बहुत सारी, जैसे पेपर्स का हम अच्छे का यूज करें, कवर अच्छे बनाएं,
ठीक है, मैग्नीफाइंग बार जो चिपकाने वाले बार्स होते हैं ना उसको बनाए, वेटेक्स पेंसिल बनाए, तो अलग अलग टाइप के जो मतलब नॉर्मल हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होगा, इसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है, वो हमारे किसमें आ गए, लोटेक एसएसपी टेक्नोलॉजी। लोटेक्स की थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि हम MP3 प्लेयर बना दिए, है ना, बजर बना दिए, लाइट्स बना दिए, जिससे उनके एक्टिविटीज कराई जा रही है, तो इसमें थोड़े बहुत टेक्स उपयोग हो रहे हैं। हाई टेक का मतलब है जो आज का समय है कि पूरी तरीके से इंटरनेट और वाईफाई का यूज इसमें किया जा रहा है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है, उसको ऑडियो वीडियो दोनों उसमें चलाए जा रहे हैं, मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी हम लर्निंग करा रहे हैं, तो ये किसमें आ गया, आपका हाई टेक में आ गया। ये सब है आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी। बस सिंपल सी बात है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनको असिस्ट करे, जो उनको सहायता करे, उसी को हम बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, सब यहाँ टेक्नोलॉजी है, जैसे कि स्क्रीन रीडर। ओके, स्क्रीन रीडर सामने चल रहा है, तो वो सब चीजें, जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे कि कोई वीडियो चलती रहती है तो उसके नीचे उसकी इंग्लिश या हिंदी में भी कन्वर्जन उसका पूरा दिखाता है। इससे क्या होगा, किसी बच्चे को मान लीजिए कि कान से प्रॉब्लम, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो नीचे जो जो चीजें लिखा है, बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो वहां से वो चीजें पढ़ के समझ सकता है। हम ब्रेल लिपि का यूज कर सकते हैं, जो ब्रेल लिपि होती है कि मतलब एक पटरी होती है, उसी की चीजें उभरी हुई रहती है ना, उसके थ्रू भी हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। लार्ज प्रिंट एंड टेकल कीबोर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, टेक्टाइल कीबोर्ड होते हैं लार्ज प्रिंट टाइप के, तो उन सब मतलब सब मिला के कि जो उनको सहायता कर रही है उनके अकॉर्डिंग हम उनको उस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे और चीजों को बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका क्या चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन। हो सकता है जो मेरी क्लासेस होती है आप लोग में कोई नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जब क्लासेस होती है यूट्यूब पे जाती है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, हो सकता है कोई डिसेबल चाइल्ड भी इसको देखते होंगे, जो कि अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है बाहर जाने की, चीजों को नहीं समझ पाएंगे, तो मेरी वीडियो हो सकता है उनके लिए क्या हो कि काफी हेल्पफुल हो रही हो। ओके, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग तो सब लोग सही हैं, आप लोग ऑफलाइन भी क्लासेस जाके कर सकते हैं, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, आप लोग बुक वगैरह बहुत सारे आपके पास क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी आपके आसपास बहुत सारे अच्छे चलते होंगे, वहां पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या हो गया, काफी अच्छा हो गया। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के थ्रू वो घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सपने पूरे करेंगे, है ना। चलिए, इतना समझ में आया आपको, जो मैंने पढ़ाया समझ में आएगा। किसी को कहीं दिक्कत, एक बार दिक्कत हो तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम किसी को कहीं भी आ रही है। सब लोग बताइएगा, किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई, जो ना समझ में आया, कोई भी टर्म ऐसा हो जो ना समझ में आया हो। ओके, ठीक है। दो ही लोग बताए, बाकी लोग चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो सिंपल सा आपको इसको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम जो एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे या फिर किसी को एजुकेशन हमको देनी है, तो वो क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत, है ना, इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए। मतलब हम पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ज्यादातर फोकस करेंगे और उसको उसके अकॉर्डिंग हम एजुकेशन देंगे, है ना। तो यही होता है आपका IEPS। आप देखेंगे कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, या फिर IEPS करके भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम, यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्कूलों में बच्चों के परिवारों के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाता है और स्कूल में सफल होने के लिए आवश्यक लक्ष्यों और किसी भी सहायता सेवाओं की रूपरेखा तैयार किया जाता है। तो इसके द्वारा हम इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से, है ना, व्यक्तिगत तरीके से हम चीजों को इसका आउटलाइन बनाएंगे कि किन किन बच्चों पे हमको पहुंचना है। या फिर ये भी हो सकता है कि हम जो बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल, वो घर पे ही हैं, तो उनके लिए भी हम इंडिविजुअलाइज्ड एक प्रोग्राम्स बना दिए कि हमें उन बच्चों को जाके शिक्षा देनी है।
उनके माँ बाप को बताना है कि या फिर एजुकेशन बहुत जरूरी है, आप अपने बगल के स्कूल में भेजिए। तो जैसे भी करके हर व्यक्ति का उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। ओके शिल्पी, ओके। अब आप देखिए रेमेडियल एजुकेशन। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हम लोग व्यक्तिगत तरीके से एजुकेशन दे रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे उसमें रेमेडियल, कि अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रेमेडी प्रोवाइड कराएंगे, है ना, उसका निदान करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम का हम क्या करेंगे, नैदानिक उपचार करते हैं। जैसे कि हम स्मॉल ग्रुप ट्यूटोरियल बना सकते हैं, कि छोटा छोटा ग्रुप बना दिए। जैसे कि मान लीजिए क्लास में क्या है, 50 बच्चे हैं, तो हम 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के हम उनको केयर कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। 1-to-1 ट्यूटोरियल, एक एक बच्चे को हम देख रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल तरीके से हम देख रहे हैं। प्राइवेट ट्यूटोरियल भी कर सकते हैं, मतलब प्राइवेटली तरीके से हम बच्चे को देख सकते हैं, है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरीके से हम उनको उनको क्या करना है, एजुकेशन देना है। तो टीचर का काम है कि ज्यादा उनको सपोर्ट करना। वॉलंटियर ट्यूटोरियल, कि जैसे ये हो गया कि क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है और क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर वो इंक्लूसिव क्लासरूम है तो हम एक वॉलंटियर रख लें, मतलब एक अदर हम टीचर या कोई भी असिस्टेंट रख लें, कि वो अगर कोई इंक्लूसिव चाइल्ड यहाँ पे है तो उस चीज को वो ज्यादा केयर करे, उसको ज्यादा देखे, वॉलंटियर बन के देखे। पीयर ट्यूटोरियल, ये भी हो सकता है कि बच्चा टीचर से ज्यादा न सीख पाए, ज्यादा चीजें देख के शर्माए, न पूछ पाए, तो जो उसके पीयर्स है वो उसको बता दे, इसके लिए हमको परमिशन देनी चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेमेडियल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे हमारे जो भी बच्चे हैं। ठीक है। रोल ऑफ पेरेंट्स इन स्पेशल एजुकेशन, 3 तरीके से आपको पढ़ना है कि स्पेशल एजुकेशन में रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है, रोल ऑफ पीयर्स क्या है और रोल ऑफ टीचर्स क्या है। ओके। तो जो गार्जियंस होते हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे स्पेशल एजुकेशन में। गार्जियंस प्रोवाइड क्रिटिकल इनपुट। पहले तो हमको क्या था, आप देखे होंगे कि सबसे पहले कि इंक्लूसिव एजुकेशन देने के लिए हमको तो गार्जियन को तैयार करना पड़ता है ना, बच्चे को तैयार करना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको अपना स्कूल तैयार करना पड़ता है। तो बच्चे की पढ़ाई में या बच्चे के भविष्य में आप सबको पता है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको स्कूल तक अगर बच्चा नहीं जा पा रहा है तो खुद भेजना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, पेरेंट्स के रोल होते हैं। इसमें ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग तो खुद ही जानते होंगे। और जो भी पेरेंट्स है उनको क्या होना चाहिए, पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए। कोई पॉलिसीज आ रही है, कुछ भी ऐसा चीज हो रहा है जो उनके बच्चे के लिए जरूरी, या फिर मेडिकेशन किसको जरूरत पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको समय समय पर देख रेख करनी चाहिए और उनको सब मिला के प्रमोट करना चाहिए, ताकि उनका बच्चा क्या कर सके, अच्छे से अच्छे एजुकेशन वो ले सके। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है ना, यहाँ हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं, आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो इसके पीछे आपके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, है ना, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो उसी उसी तरह हम बात करेंगे कि जो भी हमारे स्पेशल चाइल्ड है उनको लिए भी पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। उनकी हर एक्टिविटी में उनका साथ दें, उनके जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करें, हर चीज उसको देखें, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। रोल ऑफ द पीयर्स, पीयर्स का भी रोल होता है कि जो बच्चे के साथ जो बच्चे और पढ़ रहे हैं वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, मतलब उनको साथ लेके करें ताकि उनको भी अच्छा फील हो सके, वो भी उनसे सीख सके। क्रॉस एज पीयर सपोर्ट, जो क्रॉस एज है पीयर सपोर्ट का मतलब कोई छोटा है, बड़ा वाला ही और सीनियर्स है उनको सपोर्ट करें, तो ये भी क्या हो सकता है, हो सकता है। पीयर मॉडलिंग, जो उनके सहकर्मी है वो कुछ अच्छा करेंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे, पीछे से जो डिसेबल चाइल्ड है वो अच्छा करना चाहेंगे, मतलब उनके ऐसा बनना चाहेंगे, उनको मॉडल बनाना चाहेंगे। तो ये सब रोल होता है पीयर्स का, कि उनको सपोर्ट करें। अगर आप लोग को तो पढ़ना नहीं है ना, या तो कुछ लोग पढ़ रहे होंगे एकेडमी कुछ, तो अगर ऐसा कोई है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए, अब रोल ऑफ द टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ाने के लिए टीचर्स का क्या क्या रोल है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, टीचर को पॉजिटिव अप्रोच का डेवलपमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हमें पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तभी चीजों को कर पाएंगे। करिकुलम का उस अकॉर्डिंग हमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी, मतलब उससे बातचीत हम कर सके। ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत ना, बच्चा परेशानी वाला हो, डिसेबल हो, तो टीचर का एटीट्यूड ही चेंज हो जाए, वहाँ पे उसको ध्यान मिले, तो ऐसा नहीं करना है। और अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करते रहना है। समय समय पे जो भी चीजें हम आ रही हैं प्रोफेशनल तरीके से वो समझते रहे कि इन बच्चों को हमको ट्रीट कैसे करना है। कोलैबोरेटिव टीचिंग करें, है ना। टीचिंग लर्निंग दोनों क्या होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, और
कोऑर्डिनेटिंग प्रोविजन फॉर सपोर्ट सर्विस, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, अलग अलग तरीके से टीचर को सपोर्ट करनी चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम का वही मतलब हो गया कि जहाँ पे दोनों लोग बैठ के एजुकेशन ले सके, उसके अकॉर्डिंग हमको क्लासरूम का मैनेजमेंट करके चलना है। मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, जो हम इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएंगे उसमें किस किस मेथड्स का हम यूज करेंगे, ये आप देख लीजिए कि पहले तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करेंगे। जो करिकुलम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की टाइप बनाएंगे, जो भी हमारे डिसेबल चाइल्ड है उनके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा करेंगे, बैठने की व्यवस्था उनके लायक कराएंगे, उनके लिए जो एड्स है, विजुअल एड्स है, टीवी वगैरह, चार्ट वगैरह की हम व्यवस्था करेंगे, है ना। एंड यूज वेरियस इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट, जो इंस्ट्रक्शनल दिए जा रहे हैं उसके अलग अलग फॉर्मेट का हम यूज करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि जो हमारा पेडागोजी का मेथड है वो और अच्छा हो सके, उनके अकॉर्डिंग हो सके। और पनिशमेंट को हम रोकेंगे, है ना, उसको लिमिट करेंगे कि उन बच्चों को पनिशमेंट न दिया जाए, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा, है ना। इंक्लूसिव मॉडल मैम क्या है, इंक्लूसिव मॉडल कहाँ है इसमें? इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, जो भी आपने पढ़ा था, अभी एक वो जो मैंने मॉडल पढ़ाया था आपको, है ना। तो अलग अलग टाइप्स के जो मॉडल्स हैं उसको क्या करना है, अपनी लर्निंग में उसको ले आना है ना। सब मिला के है कि जो मैनेजमेंट हमको इस अकॉर्डिंग करना है कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छा हो सके। हाँ, आईसीएफ वाला तो मैं पढ़ाई थी ना सुबह में, नंदिता। आईसीएफ वाला ही तो आपको मैंने पढ़ाया था सुबह में। उसमें ये था ना कि मतलब हम जब किसी को, ऐसे मॉडल, ये क्या है, एक वर्ल्ड वाइड मॉडल है ना, कि सारे लोग इसको माने। ये क्या नाम है, इसमें 3 था, ठीक है। एक तो मुझे भूल भी रहा है थोड़ा, कि एक उसमें क्या था कि बच्चे का पार्टिसिपेशन कैसा है, उसके जो काम जो उसके बॉडी पार्ट है वो कैसे एक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है। एक कुछ और था, है ना। आप लोग देख लीजिएगा, सुबह वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, एक एक और था, तो थोड़ा मुझसे मिस हो रहा है, ठीक है। यूज ऑफ आईसीटी टूल्स एंड असिस्टिव डिवाइस, हमें क्या करना है, असिस्टिव डिवाइस का यूज करना है, और आईसीटी के जो टूल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको भी यूज कर सकते हैं, और उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं। ऑनलाइन जो उसका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट करके हम अपने इंक्लूसिव क्लासरूम को अच्छा कर सकते हैं। हाँ मैम, वो पता है। अच्छा नंदिता, आप क्या पूछ रही है, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से क्लियर बोलिएगा, है ना, समझ नहीं पाई। हाँ, पार्ट सी आपका चल रहा है। एक मिनट मैं चेक करूँ कहाँ क्या बोल रही हैं आप। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये पढ़ लिया आपने। क्वालिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन आईसीएम मॉडल आपने पढ़ लिया। अब कौन सा मॉडल इसमें बचा है, रेडीनेस फॉर ये भी पढ़ लिया, रेडीनेस ऑफ स्कूल एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, है ना। ये वही है कि हमको स्कूल को कैसे रेडी करना है, बस उसमें यही चीजें हैं। ओके।
एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, प्रिवेंशन, ठीक है, उसको मतलब रोकथाम कैसे करनी है, क्या क्या टाइप्स उसके होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर, ये सब चीजें तो पढ़ा आपने। अब आप देखिए कि आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज, जो हमें कैसे जो हमारे डिसेबल चाइल्ड हैं उनकी जो क्या क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हो रही है, मतलब कैसे हम सब मिला के कैसे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा डिसेबल है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या क्या देखना है उसमें, मतलब बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें हमको देखनी है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप देखेंगे कि उन बच्चों का क्या है जो मेमोराइजेशन की क्षमता है या फिर याद करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, वेरी पुअर होती है, मतलब थोड़ा सा दिमाग से वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ओके, और उनका जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो भी क्या होता है, लो लेवल का होता है, मतलब उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, चीजों को याद करने का तरीका उनको अच्छा नहीं है, उनको जल्दी चीजें भूलती हैं, कम समझ में आती हैं, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, फुल बाकी जो चीजें उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो भी उनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होती हैं जिसको देखने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर वो उनका काम अच्छा से नहीं हो रहा, आपको शारीरिक अगर कोई बीमारी है तो देखने से पता चली जाएगी, अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो एक दो दिन आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो भी आपको वो चीजें पता चली जाएगी, या फिर उनको क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर हमको उनके जो पेरेंट्स है उनसे बात करके इन चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब आइडेंटिफाई हो जाता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी हमने कक्षा में उनको सिखाया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको रेमेडियल टीचिंग करते हैं, या फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उनको आउट ऑफ क्लास भी हमको सिखानी पड़ी, या फिर हो सकता है वो कुछ चीजें ऐसी पूछे, कुछ एक्टिविटी ऐसी करें तो हम उनको रेमेडी देनी पड़ेगी, उनके अकॉर्डिंग हमको ढलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने कि वो हमारे अकॉर्डिंग ढल पाएंगे, क्योंकि हर आदमी की कंडीशन अलग अलग हो सकता है, वो ज्यादा परेशान है, ज्यादा प्रॉब्लम है उसको, तो टीचर को उसके अकॉर्डिंग वहां पर रेमेडियल टीचिंग देनी पड़ेगी एक बार आइडेंटिफिकेशन के बाद, और उसी अकॉर्डिंग चीजों को हम कस्टमाइज करते रहते हैं, या फिर हमारा करिकुलम हो, या फिर हमारा स्कूल हो, या फिर हमारा टीचिंग का मेथड हो, तो हर चीज को हम, या फिर हमारा टीचिंग का जो मैनेजमेंट, या फिर क्लास में हम जो बैठने का तरीका मैनेजमेंट बनाए उनके अकॉर्डिंग बनाए, तो सब मिला के उसी अकॉर्डिंग हम रेमेडी कराएंगे अच्छे से। अब आपका आ गया पार्ट डी। ओके, पार्ट डी में आपको क्या क्या पढ़ना है, बैरियर्स के बारे में पढ़ना है ना, क्या क्या फैसिलिटी होती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, एटीट्यूड कैसा होता है सोशल एजुकेशन, और करंट स्टेटस एंड इथिकल इश्यूज इन इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन को लाने में, इसको चलाने में क्या क्या इथिकल इश्यूज हमको होते हैं, और रिसर्च ट्रेंड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, 3 टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। एटीट्यूड, सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो क्या होता है, एटीट्यूड बैरियर, चाहे वो समाज का बैरियर हो, चाहे हमारे पीयर्स का बैरियर बैरियर हो, या फिर हमारे टीचर का बैरियर हो, तो ये बहुत ही ज्यादा घातक होता है एक तरीके से, जो भी हमारे डिसेबल चाइल्ड है उनको अगर नेगेटिव चीजें मिल रही है, उनको नॉन कोऑपरेशन मिल रहा है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उनको डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, पीयर्स के थ्रू हो रहा है, टीचर के थ्रू हो रहा है, तो ये क्या करता है, एक तरीके से बैरियर का काम करता है उनका एजुकेशन में, ये बैरियर का काम करता है, आगे नहीं वो बच्चा उतना बढ़ पाता है। दूसरा आपका क्या हो गया, स्कूल या एजुकेशन बैरियर, ठीक है,
जो उसका एडमिन है, वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा हो सकता है वहाँ का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा हो, स्कूल का जो क्लासरूम है वो उनके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, जो वहाँ का करिकुलम है वो भी उनके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, तो ये सब क्या है, ये सब बैरियर का ही काम करते हैं। मान लीजिए कोई अनट्रेन्ड टीचर हो जो उनको पढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उनको कैसे हैंडल करना है, तो ये सब क्या है, बैरियर का काम करते हैं, जो कि हमारे स्कूल या एजुकेशनल बैरियर के अंतर्गत आते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ बैरियर। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर क्या क्या है, जो भी हमारे यहाँ फंडिंग होती है ना, समाज में जो फंडिंग हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है, कम हो रही है। हो सकता है कि जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज भी देखिए बहुत सारे काम करते हैं हर स्टेट में या फिर छोटे लेवल में, किसी गांव में, किसी कस्बे के लिए, तो जो फंडिंग वगैरह हो रही, मान लीजिए ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, लो लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरीके से ना हो पाए, वो उन बच्चों को थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी ज्यादा रिहेबिलिटेशन पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे, तो भी ये क्या हो गया, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। एजुकेशन सिस्टम वहाँ का अच्छा नहीं है, या फिर विद्यालय वहाँ पे बहुत दूर है, जो पॉलिसीज आ रही है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, तो ये भी सब क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा उनके एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यहाँ पे क्या है कि 9% ही जो बच्चे हैं, ठीक है, CWD जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, रेयरली प्रोग्रेस बियॉन्ड प्राइमरी स्कूल एंड ओनली 9% कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन। आप देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 9% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं। बाकी जो भी आपके यहाँ, ठीक है, आपके गांव समाज, आपके देश में जो भी और भी बच्चे डिसेबल चाइल्ड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चे ही अपनी सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंच पाए हैं। तो कितनी प्रॉब्लम्स है ना। देखिए इसमें एक आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, CWSN, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। बात वही हुई, सेम बात है, CWD चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चाहे हमारे डिसेबल चाइल्ड हो, लेकिन अलग अलग तरीके से नाम दे दिया गया है, तो फुल फॉर्म्स भी आप इसको याद करके चलिए, है ना। और जो एक मतलब हम लोग वो देखे हैं, क्या बोलते हैं, जो रेशियो निकाला जाए, तो गर्ल्स की डिसेबिलिटी कम होती है देन द बॉय, मतलब बॉय की डिसेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है, लड़कियों में थोड़ी सी कम डिसेबिलिटी होती है, उसका जो भी कारण हो, है ना। और भी कुछ बैरियर्स हैं, लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट टीचर्स, जो टीचर हैं उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ का करिकुलम अच्छा नहीं है, वहाँ के रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम हो रही है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है अमंग द पेरेंट्स, पेरेंट्स में भी अवेयरनेस की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो भी वहाँ पे बैरियर का काम करते हैं। इरेगुलर प्लान्स, जो प्लान्स बनाए गए हैं, या फिर उसके घर के हैं, या फिर उसके खुद के हैं, या फिर उसके स्कूल के हैं, तो ज्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो इरेगुलर है, कभी ध्यान दिया जा रहा है, फिर बाद में कोई ऐसे ड्यूटी कराया जा रही है उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा, फिर सब मिला के बैरियर्स का काम करते हैं, है ना। इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, जो हमारी पॉलिसीज है उनको अच्छी तरीके से उसका पालन नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर तरीके से चीजें हो रही हैं, तो ये भी उसका बैरियर्स का काम करेगा। इथिकल इश्यूज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन अपने देश में चलाते हैं, है ना, तो कुछ न कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं, जैसे आपने देखा था रिसर्च में इथिकल इश्यूज आते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी ये सब चीजें आती हैं कि कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि लेबलिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर आप आज भी गांव में कहीं पे जाएंगे, अगर आप खोज रहे हैं कि कौन सा ऐसा बच्चा है आपके गांव में जो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो उसको लेबल करना हो, तो भी कितने लोग हैं वो नहीं बताएंगे, नहीं मेरा बेटा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह है वो कैसे पहुंच पाएंगे। आपको पता चला कि एक गांव में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो जो फंडिंग वगैरह हुई, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो सिर्फ 2 बच्चों के लिए बनाई गई। अगर चीजें हमको अच्छे से पता चलेंगी, तो ही तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे पाएंगे। तो ये सब क्या है, हमारे एक सिस्टमेटिक नहीं हो पाना है, उसकी लेबलिंग अच्छे से नहीं हो पाना, ये सब हमारे इथिकल इश्यूज आते हैं। सेग्रीगेशन एंड सेपरेट सेटिंग, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे आते हैं कि जैसे कि बच्चों को हमको
अलग से थोड़ा ध्यान देना है, उनके लिए हमें वॉलंटियर टीचर्स रखने हैं, उनके लिए अलग से हमको एड्स का व्यवस्था करनी है, उनके पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम डेवलपमेंट करना है। तो उनको सेग्रीगेट और सेपरेट करने में भी इक्वल इश्यूज आते हैं। किसी क्लास में मान लीजिए कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, 10th की साइंस पढ़ा रहे हैं, उसमें 2-4 बच्चे डिसेबल हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमको चीज़ों को हैंडल करना कितना टफ होगा आप लोग भी समझ सकते हो। तो ये थोड़ा-सा इश्यूज आते हैं, टीचर सोचता है कि चलो ठीक है 1-2 पॉइंट पढ़ा दो, इसको ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, बाकी को तो समझ में आ रहा है, ऐसा माइंड मेकअप हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, इश्यूज है, ये सब इक्वल इश्यूज आते हैं, हमें अच्छी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करने में। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, बच्चे का इवैल्यूएशन करने में, उसका असेसमेंट करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी एक इसका इश्यू है। किसी बच्चे का ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर उसको सुनाई कम दे रहा है, उसको दिखाई कम दे रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, मेंटली तरीके से वो परेशान है, डिसऑर्डर कुछ है, तो उसका कैसे असेसमेंट हो पाएगा, उतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना हम नॉर्मल बच्चों का कर सकते हैं। तो ये सब इश्यूज होते हैं। ओके, अब आप देखिए कि रिसर्च ट्रेंड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, क्या क्या रिसर्च ट्रेंड में कर रहे हैं। रिसर्च का यही मतलब हो गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन को हम बढ़ाने के लिए क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उनके लिए उनके पे हम कितना रिसर्च हम कर रहे हैं। ओके, मतलब कि हम उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ले आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी पॉलिसीज ला रहे हैं। तो अगर कोई भी पॉलिसीज आ रही है, मान लीजिए हम, जैसे कि आपने पढ़ा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत पॉलिसीज आई कि 1200 रुपया दे जाते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि हमें रिसर्च करना पड़ा, पहले देखना पड़ा हुआ कितने बच्चे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आजकल क्या क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे इंडिया में, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मुझे लगता है जब से मोदी जी आए तब से इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसके लिए अलग से पॉलिसीज वगैरह ले आई जा रही है, इन लोग पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जो अभी हमने पढ़ा था कि 2016 में जो पॉलिसी आई राइट टू पीडब्ल्यूडी वाला जो आया है ना, और उनको दिव्यांग बोला गया। बाकी जो चीजें हैं रिसर्च की गई कि क्या क्या इनको प्रॉब्लम हो रही, तो पता चला अच्छा कहीं जाने कहीं आने में उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके चीज उनके अंग को लेके लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो दिव्यांग बोला गया। तो अलग अलग चीजों का रिसर्च करके हम अलग अलग चीजें उनके अच्छाई के लिए करते हैं। ओके, तो और भी इसमें चीजें आप देख लीजिए कि इनके लिए अलग अलग पॉलिसीज ले आई जा रही है, टीचर की ट्रेनिंग कराई जा रही है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का टीचर पे बात की जा रही है, ताकि ऐसे बच्चों को वो कंट्रोल करना जाने। पेडागोजिकल अप्रोच की बात हो रही है कि जो हम पेडागोगी का यूज कर रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन की जो प्रैक्टिसेस है वो कराई जाती है टीचर्स को, ताकि अगर ऐसा कोई बच्चा आए तो उसको वो अच्छे से हैंडल कर पाए। इंक्लूसिव क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट डेवलपमेंट किया जा रहा है। ओके, ट्रांजिशन एंड पोस्ट स्कूल सपोर्ट, तो स्कूल का जो सपोर्ट है उस पे भी हम ध्यान दिया जाता है, कल्चर एंड सोशल फैक्टर पे भी ध्यान दिया जा रहा है, और इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी ग्रुप्स, और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड कोलैबोरेशन, पेरेंट्स के भी इन्वॉल्वमेंट कराई जा रही है, उनका भी कोलैबोरेशन कराया जाता है। अच्छा, आप देखेंगे कभी कभी आपको कहीं मिल जाएगा या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे कहीं भी कि जो बच्चे ऐसे होते हैं उनका अलग से मतलब कोई प्रोग्राम कराया जाता है कि ऐसे बच्चे, मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी कोई वीडियो देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जो ये बच्चे होते हैं, अच्छे से वो गाते हैं करते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई खड़ा रहता है, कोई ना कोई सपोर्ट करता रहता है, या तो उनके गार्जियन हो या फिर उनके पीयर्स हो या फिर उनके टीचर्स हो। तो इन लोग का भी इन्वॉल्वमेंट हमको करना पड़ेगा। ये चीजें क्या है आजकल ट्रेंड कर रही हैं, ताकि इनको बढ़ाया जा सके। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया है ना। तो आपकी सारी यूनिट खत्म हो चुकी है, ऑल यूनिट है कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF। रिगार्ड्स आंचल श्रीवास्तव। फॉर एनी हेल्प यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, या फिर मैसेज मी एनी टाइम। आज आपकी सारी यूनिट खत्म हो गई, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपका जो आने वाला समय है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, मंगलमय हो, है ना। और सब लोग JRF नेट JRF लेके आए आप लोग, मेरी यही शुभकामनाएं हैं।
नहीं, मैं आज के बाद क्लास नहीं लूँगी, ये मेरी लास्ट क्लास है। अच्छा नहीं लगा मुझे भी बोलने में, है ना? बहुत तकलीफ़ हुई। हाँ, मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, लेकिन जब स्लाइड बनी तो कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, इस वज़ह से। और आज मैं क्लास भी थोड़ा ज़्यादा ली हूँ। अब मैं अब क्लास नहीं लूँगी नंदिता, मुझे तो यही लगता है कि मैं अब क्लास नहीं लूँगी, है ना? क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो गया है, ओके? आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है यूनिट 10 के अंदर, ठीक है? यूनिट 10 मतलब 1 टू 10 के अंदर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी भी टाइम मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है? आपके एग्ज़ाम तक मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके? मैं भी बहुत मिस करूँगी। सच में आप लोग इतने दिन से मेरे साथ हो, है ना? मैं भी बहुत मिस करूँगी। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ़ मैं बता दूँगी, है ना? हर चीज़ पब्लिक बोलना थोड़ा-सा अच्छा नहीं होता है ना? क्योंकि अभी मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, तो ये भी एक एथिकल इश्यू हो जाएँगे, ठीक है? आप लोग की भी सारी जो विशेज़ हैं, वो कम ट्रू हो जाए, है ना? और आप सब लोग नेट जेआरएफ लेके आएँ। ओके शिल्पी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग पिलर फॉर्म। शायद मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, पता नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो क्लास में एंड करूँ? हाँ, सही बात है, शिल्पी फर्स्ट क्लास में भी थी और आज सेकंड क्लास में भी है। थैंक यू पूजा। आज मैं किसी को वेलकम नहीं बोलूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ थैंक यू बोलूँगी, है ना? आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। ड्यूरिंग द टीचिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है ना? अभी जैसे इतनी खाँसी आ रही है, इतनी प्रॉब्लम, मैं आज दोपहर में भी गई थी डॉक्टर से मिलने, तो आज मुझे आप लोग देख रहे होंगे इस क्लास में कम खाँसी आ रही है, तो फिर मैंने कुछ दवा ली, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ये बीच-बीच में, और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, मेरा बेटा हमेशा परेशान करता था, है ना? कभी कोई आ गया, कभी ऑनलाइन प्रॉब्लम हुई है, नेट नहीं चला है, मेरे यहाँ लाइट कट गई है, मेरे यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है। इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद सबको, है ना? मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रही हूँ आज आपको। मैं भी
कोई नहीं, आप लोग इतना इमोशनल ना होइए, है ना? आप सब लोग मुझसे मिलते रहेंगे, ओके? ठीक है, फिर मैं क्लास आज एंड करती हूँ। नहीं, नहीं, इतना सैड ना होइए। थैंक यू सो मच सबको, है ना? थैंक यू सो मच सबको। हाँ, वो तो है। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू ज्योति, थैंक यू नंदिता, थैंक यू पूजा, और जो लोग वीडियो मेरी ऑफलाइन में देखेंगे, बाद में देखेंगे, उन सबको थैंक यू सो मच। आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, ओके? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? सब कुछ अच्छा होगा, अपने पे विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। ओके, बाय सबको।